वेलकम गाइस। आज स्टार्ट करेंगे हम डायपोल मोमेंट, जो कि इस चैप्टर का हमारा आखिरी टॉपिक है। लास्ट टाइम पे हमने बॉन्ड स्ट्रेंथ पढ़ी थी, उसमें एक एक्सेप्शनल एग्जांपल भी है जो मैं आज आपको बता देता हूँ। लाइक कभी आपको अगर पूछे कि F2 Cl2 Br2 एंड I2 इनका बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑर्डर आपको बताना है, बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर अगर बताना हो तो यहाँ पे ध्यान दें। वैसे तो देखिए हम साइज से देखते थे, साइज अगर कम है तो ओवरलैपिंग अच्छी होती थी और बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत अच्छी आती थी, तो उस वजह से आनी तो F2 की सबसे ज़्यादा चाहिए, लेकिन F2 की सबसे ज़्यादा नहीं आती है यहाँ पर सबसे ज़्यादा आती है Cl2 की, उसके बाद Br2 की, एंड देन आपके आती है F2 की, और उसके बाद आता है I2 लास्ट। ठीक है, ये क्यों होता है, ये थर्ड नंबर पे क्यों आया हमारे बॉन्ड एनर्जी के ऑर्डर में? ये इसलिए कि देखिए ये सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है। ये कौन से पीरियड का एलिमेंट है? सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, और साथ ही साथ इसके पास लोन पेयर भी है। ठीक है, सेकेंड पीरियड का एलिमेंट होने के साथ साथ इसके पास क्या है, लोन पेयर भी है। तो रिपल्शन की वजह से इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होने की वजह से बॉन्ड एनर्जी जो है कम हो जाएगी। ठीक है, और ये एक्सपेरिमेंटल डेटा के अकॉर्डिंग ये ऑर्डर आता है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखें आप। जहाँ पे भी ये हेलाइड्स या हेलोजन वाले जो भी आते हैं ऑर्डर, वहाँ हमेशा कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस होते ही होते हैं। अभी डायपोल मोमेंट में भी आएगा। ठीक है, तो जहाँ पे भी ये आए, अगर पूरी बात पता हो तो ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, अदरवाइज़ उसको स्किप कर दें जब तक पूरी बात पता नहीं है, अदरवाइज़ वो -1 मिलेगा आपको। ठीक है, तो बात करते हैं डायपोल मोमेंट की। अब देखिए डायपोल मोमेंट है क्या, इसका स्टार्टिंग करते हैं। बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन, ज़्यादा हम इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, ज़्यादा डिटेल आपके फिज़िक्स में आती है, हमें जस्ट यहाँ ऑर्डर कंपेयर करने हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं करना केमिकल बॉन्डिंग में। तो देखिए इसके, अगर इसी के नाम से हम देखें कि डाई मतलब टू, ठीक है, पोल मतलब पोलरिटी, पोलरिटी जनरली प्लस माइनस लेते हैं हम लोग। ठीक है, मतलब दो पोल एक तरह से प्लस माइनस वाले। ठीक है, तो कुल मिला के अगर केटायन एनायन जनरेट होते हैं तो वहाँ पे डाइपोल जनरेट होता है, आपका डाइपोल मोमेंट जनरेट होता है। ठीक है, और इसको डिनोट किस से करते हैं, म्यू से। ये वेक्टर क्वांटिटी है, यानी इसकी जो डायरेक्शन है वो काफ़ी कुछ मैटर करेगी क्वेश्चंस के अंदर। क्लियर है? तो चलिए कैसे देखते हैं डाइपोल मोमेंट वगैरह के ऑर्डर्स, शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले बता दें कि ये हर एक टाइप के मॉलिक्यूल का एग्जांपल हम यहाँ पे आज देखेंगे। जैसे आपके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं AB टाइप, जैसे लाइक CO2 है ना, AB3 हो गया, ऐसे जो भी आपके अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल, सारे एग्जांपल्स देखेंगे ताकि कुछ बचे ही ना डायपोल मोमेंट में, और जब भी इससे क्वेश्चन आए तो हम आसानी से सॉल्व कर लें। ठीक है, चलिए देखिए AB2 टाइप के मॉलिक्यूल्स पहले लेते हैं। तो इसमें AB2 टाइप में मतलब एक साइड आपके 1 होना चाहिए, दूसरी साइड 2 होने चाहिए एटम्स। ठीक है, तो BeCl2 CO2 ये आपके एग्जांपल्स हो गए। ओके, अब देखते हैं इसके स्ट्रक्चर्स। ओके, तो BeCl2 का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो देखें यहाँ पे आपके Cl इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम है, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी ओर खींचेगा और ये वाला भी अपनी ओर खींचेगा। तो ये जो डायरेक्शन आती है यही आपके डायपोल की भी डायरेक्शन होती है। अब देखिए दो वेक्टर जब आपके अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो वो आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नेट डायपोल मोमेंट कितना आएगा दोनों वेक्टर्स का, अगर हम सम करेंगे तो 0 आएगा। और जब भी नेट डायपोल मोमेंट 0 आता है तो वो नॉन पोलर आपका मॉलिक्यूल हो जाएगा। क्लियर? और नॉन जीरो अगर आएगा तो वो पोलर मॉलिक्यूल हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए CO2 में भी कुछ ऐसी ही कहानी है, ये डबल डबल बॉन्ड नहीं है, एक ही पूरा डबल बॉन्ड है। ओके, इसमें भी ऐसी ही कहानी है। देखिए O आपके मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये वाला O भी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा। दोनों सेम डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में हो गए, सेम मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स, तो क्या कर देंगे आपस में कैंसिल आउट, और यहाँ पे भी नेट डायपोल मोमेंट क्या आ जाएगा हमारे, 0 आ जाएगा। ठीक है, और नेट डायपोल मोमेंट 0 आते ही वो क्या हो जाता है, मॉलिक्यूल नॉन पोलर हो जाता है। क्लियर? चलिए C2H2 में भी ऐसी ही कुछ कहानी है। देखिए H इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन देगा, इधर भी H इस साइड इलेक्ट्रॉन देगा, अगेन अपोजिट साइड में है, दोनों सेम मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स आपके डायपोल मोमेंट के, तो अगेन ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, भले आमने सामने हो भले अपोजिट साइड में हो, कैंसिल आउट हो जाते हैं इस तरीके से। ठीक है, सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि इधर Cl हो और इधर H हो और उनके आमने सामने आ रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में तो उन्हें भी आप कैंसिल आउट कर रहे हो, ये अनर्थ मत करना। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो अभी तक में हमने सीखा अगर डायपोल मोमेंट 0 आ रहा है तो नॉन पोलर, और नॉन जीरो आ रहा है डायपोल मोमेंट तो पोलर है। ठीक है,
अब Ab3 टाइप के मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं जिसमें SO3 है, BF3 है और BCl3 है। देखते हैं एक एक करके इनकी भी जियोमेट्री हम। देखिए SO3 कुछ इस तरीके से होगा, S आपके मैक्सिमम 6 बॉन्ड्स बना सकता है और O आपके मैक्सिमम 2 बॉन्ड बना सकता है, तो ये पॉसिबल जियोमेट्री है इसकी। BF3 की ये होगी क्योंकि ये +3 तक ही बना सकता है आपके, ठीक है। एल्यूमिनियम वाला ही ग्रुप है, बोरॉन फैमिली है पूरी, तो 3 बॉन्ड बनाते हैं ये जनरली। अब देखिए 3 बॉन्ड इस तरीके से सिमेट्रिकल होंगे क्योंकि लोन पेयर नहीं है यहाँ पे, तो ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर बनाएंगे और ओवरऑल 360 होता है, उसको 3 इक्वल पार्ट में हम डिवाइड करते हैं तो 120 एंगल आ जाएगा। और जब इस तरीके से सिमिलर मैग्नीट्यूड के सेम एंगल से अगर डायपोल्स वेक्टर बन रहे हो तो इनका भी नेट डायपोल मोमेंट क्या आता है, 0 आता है। आपने फिजिक्स में बेसिक्स में सीखा होगा इनके कंपोनेंट्स लेना इस तरीके से, जो साइन थीटा और कोस थीटा में हम कंपोनेंट्स लेते हैं, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, सेम एंगल पे है इसलिए, और इन दोनों को मिला करके इसका मैग्नीट्यूड कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। कुल मिला के अगर सिमेट्रिकल हैं और सेम मैग्नीट्यूड है तो वो भी कैंसिल आउट हो जाते हैं, उनका भी म्यू नेट क्या आता है, 0 आता है, ठीक है। तो ये भी क्या होंगे, आपके नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे। क्लियर। सिमिलरली BCl3 भी BF3 की तरह ही है, इसका भी म्यू नेट क्या आएगा, 0 आएगा क्योंकि ये भी सिमेट्रिकल है बिल्कुल। क्लियर। और देखते हैं यहाँ, देखिए CF4, CCl4 और CBr4 ये भी 4 टाइप के मॉलिक्यूल्स हो गए आपके। अगेन देखिए यहाँ पे, अब लगने में ऐसा लगता है यहाँ पे कि ऐसा स्ट्रक्चर ना बनाए कभी भी, सबसे पहली बात तो इस तरीके से सिमेट्रिकल ना बना दे कभी भी, ठीक है। प्योर ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, और जब sp3 आपके बनेगा हाइब्रिडाइजेशन तो वो टेट्राहेड्रल जियोमेट्री बनाएगा आपके। तो टेट्राहेड्रल की तरह ही बनाना है इसको। कैसे बताया था टेट्राहेड्रल, 3 नींबू एक साथ, उसके ऊपर एक और नींबू, ठीक है। ये 3 नींबू हो गए नीचे की तरफ और ये ऊपर वाला नींबू हो गया, ओके, ये और ये आपका सेंट्रल एटम हो गया। तो इस तरीके से इसकी जियोमेट्री होती है। अगेन देखिए, अगर हम देखें ध्यान से तो ये इसका ऊपर की तरफ होगा, Cl अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो डायपोल की जो डायरेक्शन होगी अपवर्ड होगी, और इन तीनों का नेट मिला के नीचे की तरफ आएगा, नेट डायपोल मोमेंट। तो अगेन देखिए इनके जो एंगल से है ये डेटा एडजस्ट होके अगेन कैंसिल आउट हो जाएगा। कुल मिला के सिमेट्री है, सिमिलर एटम्स हैं, ठीक है, तो हमेशा डायपोल मोमेंट कैंसिल हो जाएंगे आपके और 0 आएगा, ठीक। इसमें भी सेम कहानी है, सेम है पूरा, तो इनमें भी क्या होंगे, सभी में म्यू नेट आपका क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। और ये नॉन पोलर आपके मॉलिक्यूल्स होंगे। ये देखिए CH4 में भी कुछ वैसा ही है, H इनको देगा, इधर देगा, इधर देगा, ठीक है। तो इसका तो आ गया डाउनवर्ड और इन तीनों का मिला के आया अपवर्ड रिजल्टेंट, इन तीनों का मिला के अपवर्ड आया रिजल्टेंट। हमें यहाँ लेके नहीं देखना थीटा वीटा फिजिक्स की तरह, जस्ट कंपेयर करना है, ठीक है। चलिए, सिमिलर एटम्स हैं इसलिए अभी तक हम कैंसिल आउट कर रहे हैं, लेकिन अगर डिफरेंट एटम आ जाएंगे तो फिर कैंसिल आउट नहीं होंगे। तो ये भी हो गया आपके नॉन पोलर CH4। अब देखते हैं यहाँ पे CH3F, CH2Cl2 और CHCl3 की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे अलग अलग एटम्स आ गए हैं, अब अलग अलग एटम्स आ गए हैं, तो यहाँ पर कैंसिल आउट होने के चांसेस बहुत ही कम है, ठीक है। तो देखिए F ऊपर की तरफ खींचेगा, H भी ऊपर की तरफ देगा, ये भी ऊपर की तरफ, ये भी ऊपर, ये तो सारे सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे, तो इसका म्यू नेट नॉन जीरो आएगा, ठीक है। इसको भी देखें आप, H C को देगा, इधर भी H C को देगा, ठीक है। Cl खींचेगा, Cl खींचेगा, तो इन दोनों के नहीं। अब देखिए ये आपके नीचे आ रहा है, जबकि इसका ओवरऑल भी नीचे आएगा, देखिए, क्योंकि ये वाला तो कम कैंसिल आउट करेगा और ये दोनों आपके डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ जाएंगे, तो अगेन ये भी सेम डायरेक्शन होगी एक तरह से रिजल्टेंट वाइज देखा जाए। इधर भी सेम डायरेक्शन आ रही है, देखिए सारे के सारे डाउनवर्ड डायरेक्शन है, तो यहाँ पे भी इन तीनों के तीनों में म्यू नेट जो है आपका, म्यू नेट जो है वो नॉन जीरो है, ठीक है। म्यू नेट जो है कैसा है, नॉन जीरो है, यानी ये सारे के सारे कैसे हैं आपके पोलर मॉलिक्यूल्स हो गए, ठीक है। नेक्स्ट AB5, इसमें देखते हैं, देखिए ये आपके नीचे ट्राइगोनल प्लेनर होता है, नीचे के 3, ठीक है, इसके ऊपर फिर ये पिरामिडल और नीचे भी पिरामिडल, तो बाय पिरामिडल बना देते हैं, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल जियोमेट्री बन जाती है। देखिए ये ऊपर खींचेगा, ये नीचे खींचेगा, आपस में कैंसिल आउट, ठीक है। इन दोनों का अगर रिजल्टेंट लें तो हमारा इस साइड आएगा और इसका इधर आएगा, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। इन दोनों का रिजल्टेंट ये वाला जो आएगा
उससे ये वाला कैंसिल आउट और ऊपर वाले से नीचे वाला कैंसिल आउट। और यूँ ना देखें तो ये देखिए ट्राइगोनल आपके सिमेट्री वाली जियोमेट्री हो रही है और सारे एटम सेम है, तो ये आपस में वैसे ही कैंसिल आउट और ये ऊपर नीचे वाले भी आपस में कैंसिल आउट कर देंगे। तो तीनों में ऐसी की ऐसी जियोमेट्री बनेगी, बस एटम्स चेंज हो जाएंगे, एफ की जगह Cl और उसकी जगह फिर Br आ जाएगा। और ये भी सारे क्या हो जाएंगे आपके नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, क्योंकि म्यू नेट कितना आ रहा है इनका 0 आ रहा है। क्लियर। नेक्स्ट IF7 अगेन एक जियोमेट्री है आपके, इसकी सिमेट्रिकल जियोमेट्री है। देखिए पेंटागोनल शेप बनता है इसमें इस तरीके से, जो कि सिमिलर एंगल का होता है, आपके सारे एटम सेम है, तो ये जियोमेट्री के सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। फिर बचे दो आपके, तो एक ऊपर की तरफ आता है इसमें, तो दूसरा नीचे की तरफ आता है, तो ये दोनों भी आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। इसमें देखिए ये आपके पेंटागोनल अरेंजमेंट है और ये एक ऊपर जा रहा है, ये एक नीचे जा रहा है, तो इनका आपस में म्यूनेट कैंसिल हो जाएगा और ऊपर नीचे वाला भी म्यूनेट कैंसिल हो जाएगा। क्लियर। कुल मिला के सिमेट्री से देख लें अगर आपको वेक्टर में प्रॉब्लम आती है तो। ओके। नेक्स्ट इस तरीके के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं इसमें कभी कभी। देखिए कौन से में डाइपोल मोमेंट ज़्यादा आएगा, तो इनके स्ट्रक्चर्स हमें बनाने पड़ेंगे। NH3 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, देखिए एक लोन पेयर आता है, ठीक है, और 3 H आते हैं इसके ऊपर इस तरीके से। NF3 का भी कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर होगा, बस H की जगह क्या आ जाएंगे इसमें F आ जाएगा और एक लोन पेयर आ जाएगा इस पर भी, ठीक है। अब देखिए ये H इधर देगा, F खींचेंगे, और जब भी लोन पेयर हो तो हमें डायपोल की डायरेक्शन उसकी तरफ रखनी है, लोन पेयर की तरफ रखनी है सेंट्रल एटम से, ठीक है। अब देखिए इधर तो सारे एक ही डायरेक्शन में हैं, तो इसका रिजल्टेंट काफ़ी अच्छा आएगा, ठीक है। इधर आपके अपोजिट डायरेक्शन आ रही है, ये एक अलग डायरेक्शन जा रही है, इनका रिजल्टेंट एक नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसका ओवरऑल जो म्यू होगा, म्यू डैश बोल देते हैं इसके रिजल्टेंट को, ठीक है, ये थोड़ा कम होगा। तो कुल मिला के म्यू वाला जो होगा आपके वो म्यू डैश से बड़ा आएगा। क्यों? क्योंकि इधर सारे एक ही डायरेक्शन में थे, जबकि इधर अपोजिट डायरेक्शंस में जा रहे थे, उसकी वजह से अपोजिट डायरेक्शन में जब जाएंगे वेक्टर तो उनका मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा, सारे एक ही डायरेक्शन में होंगे तो उनका मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा उसकी वजह से। क्लियर। ये देखिए इसको साफ़ सुथरा इस तरीके से भी समझ सकते हैं। लोन पेयर की तरफ डायरेक्शन रखनी है हमेशा डायपोल की सेंट्रल एटम से, ये सारे एच इसको दे रहे हैं, तो इनका ओवरऑल मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन में आया, देखिए अपवर्ड डायरेक्शन। और इधर आपके डायरेक्शंस दो हो गई है, एक अपवर्ड दूसरी डाउनवर्ड, तो उसकी वजह से मैग्नीट्यूड कम हो गया, तो NH3 का डायपोल मोमेंट ज़्यादा आएगा NF3 से। ओके। नेक्स्ट विच हैज़ मोर डायपोल मोमेंट, यहाँ पर H है, इधर भी H है, ठीक है। जब आपके सिमिलर टाइप के मॉलिक्यूल्स सेम साइड अपोजिट साइड हो तो वो ट्रांस होता है, और जब सेम साइड हो तो वो सिस कहलाता है स्ट्रक्चर वाइज। ये ऑर्गेनिक में वैसे भी सीखने वाले हैं GOC के अंदर, तब तक के लिए इसको ऐसे ही ध्यान रखें कि जब सेम साइड हो तो सिस और जब अपोजिट साइड हो तो आपके ट्रांस स्ट्रक्चर होता है। अब देखिए इसमें भी कुछ ऐसा ही होगा, इनकी डायरेक्शंस देखें, जब भी आपके हाइड्रोकार्बन मतलब एल्काइल ग्रुप्स हो तो वो इलेक्ट्रॉन देंगे आपके, H भी इलेक्ट्रॉन देगा। ओके, इस तरीके से इनका अरेंजमेंट होगा डायरेक्शन का, इधर इसमें ये देगा, ये दोनों देंगे, ठीक है, और इस तरीके से हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों सेम साइड के अपोजिट डायरेक्शन में आ गए तो कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, ये दोनों भी सेम टाइप के मैग्नीट्यूड के, ठीक है, सेम मैग्नीट्यूड के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो ये भी कैंसिल आउट कर देंगे, तो ओवरऑल इसका नेट डायपोल मोमेंट क्या आ जाएगा 0। अब यहाँ देखिए आप, ये अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है, ये एक एंगल बना के एक एंगल बनाया हुआ है इन्होंने, ठीक है, इन दोनों ने भी एक एंगल बनाया हुआ है, सॉरी ये इस तरीके से, ठीक है। तो ये सेम मैग्नीट्यूड वालों को देखेंगे, इधर इन सेम मैग्नीट्यूड वालों को देखेंगे तो यहाँ पे नॉन जीरो आएगा डायपोल मोमेंट, क्योंकि कुछ ना कुछ एंगल है उनके बीच में, जस्ट अपोजिट साइड होते हैं तो ही कैंसिल आउट होते हैं, और हमें एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं करना केमिकल बॉन्डिंग में, जस्ट ऑर्डर पता लगाना होता है, ठीक है। तो किसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा आएगा बताओ, सिस वाले का। क्यों? क्योंकि इधर तो कैंसिल आउट हो गया, सेम मैग्नीट्यूड वाले अपोजिट डायरेक्शन में आ गए, जबकि इधर अपोजिट डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड के नहीं आ पाए उसकी वजह से, ठीक है। वही हम समझाया है आपको स्ट्रक्चर वाइज।
स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप चाहो तो इसका। ओके, ये आपके अपोजिट डायरेक्शन में थे इसलिए नेट डाइपोल मोमेंट जीरो, इनका अपोजिट डायरेक्शन में नहीं आ पाए ये, तो नेट डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो। ओके, अब देखिए अगेन वैसा ही कुछ अरेंजमेंट दिया लेकिन एटम्स चेंज कर दिए हैं। तो पहले हमेशा डायरेक्शन लगा दिया करें, Cl अपनी तरफ खींचेगा, ये Cl भी अपनी ओर खींचेगा, ये H देगा इधर, ये H भी इधर देगा। ठीक है, ये हो गया इसकी डायरेक्शन Cl की तरफ, इसकी डायरेक्शन भी Cl की तरफ, H इलेक्ट्रॉन देता है, तो ये इस तरीके से हो गया। ओके, अब देखिए यहाँ अपोजिट डायरेक्शन हो गई अगेन सेम मैग्नीट्यूड वालों की, इन दोनों की भी अपोजिट है, इन दोनों की भी अपोजिट है, तो इस बार ट्रांस वाला आपका क्या हो गया, जीरो हो गया, इसका म्यूनेट क्या आ गया, जीरो आ गया ट्रांस वाले का। जबकि इस बार सिस वाले का क्या आया है, नॉन जीरो आया है, क्योंकि ये अपोजिट नहीं आए हैं इस बार। ठीक है, कुछ ना कुछ एंगल बना रहे हैं इस बार ये, इस तरीके से देखिए वी बना रहे हैं, Cl और H भी आपके उल्टा वी बना देंगे। क्लियर है, तो जब भी अपोजिट आए तो जीरो कर दो, अपोजिट नहीं है तो कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू है। ठीक है, तो उससे ज़्यादा हो जाएगा वो। ओके, वही कहानी है, सेम उसी को समझाया गया है आपके। क्लियर है, अब यहाँ देखते हैं, आइए। ओके, यहाँ पे भी ये क्लोरीन ही है। ठीक है, अब देखो इन दोनों में से किसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा। सीधी सी बात है, क्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इसको अपोजिट में काटने वाला कोई है ही नहीं, जबकि इधर अपोजिट डायरेक्शन हो रही है, देखिए क्लोरीन अपनी ओर खींचेगा, तो यहाँ तो अपोजिट डायरेक्शन हो गई, तो इसका तो क्या हो गया आपके म्यूनेट जीरो हो गया। ओके, जबकि इसका म्यूनेट नॉन जीरो रहा, तो ये वाला हो जाएगा आपका पोलर, जबकि ये कैसा हो जाएगा, नॉन पोलर। बस इसी तरीके से देखते जाना है। अब यहाँ देखिए इनमें जब कंपेयर करना हो कि किसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है, अब देखिए यहाँ पे अपोजिट सिर्फ एक ही है, अपोजिट सिर्फ यही है हमारा। ठीक है, तो इसका तो सबसे कम आएगा डाइपोल मोमेंट, क्योंकि जीरो हो जाएगा इसका तो। अब बात इन दोनों की और क्योंकि इनके बीच में कुछ एंगल आ रहा है, ये 60 डिग्री माना जाता है। ठीक है, जब एक का भी गैप ना हो, जब एक का गैप हो तो ये हो जाता है 120 डिग्री एंगल आपका। ठीक है, यहाँ पे आते ही 60 डिग्री और जुड़ जाएगा, फिर यहाँ पे अगर इधर से देख रहे हो तो 60 डिग्री और जुड़ जाएगा, इधर से जुड़ रहे हो तो 120 ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ देखो इन दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री, इन दोनों के बीच में एंगल 120 डिग्री। अब किसको कहें कि किसका ज़्यादा है, तो देखिए दो वेक्टर का एडिशन जब करना होता है तो हम उसके रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, उसके क्या लगाएंगे, रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है वेक्टर के एडिशन का फॉर्मूला, बताओ। नेट रिजल्टेंट जब भी निकालना हो किसी वेक्टर का तो उसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से आता है, μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 कोस थीटा। ठीक है, इस तरीके से इसका फॉर्मूला आता है। तो सिंपल सा देखें, हमें पूरा कैलकुलेट तो करना नहीं है, थीटा से काम है, थीटा बढ़ता है तो कोस थीटा की वैल्यू कम हो जाती है, थीटा बढ़ने से कोस थीटा की वैल्यू कम हो जाती है, और कोस थीटा की वैल्यू कम होगी तो नेट रिजल्टेंट भी आपका क्या आएगा, कम आएगा, क्योंकि ये जुड़ता है उसमें जाके। अगेन बोल रहा हूँ, थीटा बढ़ता है तो कोस थीटा कम होता है। देखिए कोस जीरो आपका 1 होता है, जबकि कोस 90 जीरो होता है, यानी थीटा बढ़ते बढ़ते ओवरऑल वैल्यू कम होती जा रही है, और ओवरऑल वैल्यू कोस थीटा की कम हो रही होगी तो इसके साथ मल्टीप्लिकेशन होगा वो कम वैल्यू, तो ओवरऑल रिजल्टेंट की वैल्यू भी क्या आएगी, कम आएगी। कुल मिला के थीटा बढ़ेगा तो डाइपोल मोमेंट, नेट डाइपोल मोमेंट कम होगा। अब यहाँ पे थीटा बढ़ा है तो इसका नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और इधर तो बिल्कुल ही कम हो जाएगा क्योंकि और ज़्यादा बढ़ गया है थीटा। ऐसे भी देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अब यहाँ देखिए इन एग्जांपल्स में देखिए ये सारे क्लोरीन है। ओके, प्रिंट नहीं हुआ है, ये सारे क्या हैं, क्लोरीन है। ओके, अब देखिए इन सभी के बीच में 60 डिग्री एंगल है, इन दोनों के बीच भी 60 डिग्री है, इन दोनों के बीच भी 60 डिग्री एंगल है, इधर इन दोनों के बीच भी 60 है, इन दोनों के बीच भी 60 डिग्री एंगल है। जब एंगल सेम है तो उनका डाइपोल मोमेंट भी कैसा आएगा, सेम आएगा। ओके, तो सिंपल सा है, एंगल देख लो, या फिर अपोजिट डायरेक्शन नहीं है तो एंगल देख लो। ओके, अब यहाँ देखिए ये कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, इनको ध्यान से समझिएगा। ये वाला हम देख चुके हैं, इसमें तो जस्ट अपवर्ड डायरेक्शन में है तो ये पोलर हो गया। हमें बताना है कि कौन सा नॉन पोलर है, मतलब किस में आपके कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, ये दोनों हमें लगते हैं कि ये ऊपर खींचेगा ये नीचे खींचेगा तो कैंसिल आउट हो जाना चाहिए। ठीक, ये कैंसिल आउट हो जाना चाहिए, या ऐसा हमें लगता है,
पर ऐसा एक्चुअल में केस है नहीं। वो क्या नहीं है मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे देखें, ये अगेन ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी देख चुके हैं हम। अब आपको लग रहा होगा कि ये वाला कैंसिल आउट नहीं किया, ये वाले को कैंसिल आउट कर दिया, तो क्या डिफरेंस आ रहा है, वो डिफरेंस ही मुझे बताना है। अगेन यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन है ही नहीं, अपोजिट डायरेक्शन है ही नहीं, यहाँ तो कुछ एंगल है तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, तो ये भी नॉन जीरो होगा। तो ये दोनों तो नॉन जीरो आ गए, फर्स्ट एंड फोर्थ आपके, ये वाला कैंसिल आउट होके जीरो आ गया। अब इसकी बात करते हैं। देखिए यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन देखिए, ये जो दो डॉट बना है इस पोजीशन पे हाइब्रिडाइजेशन देखिए, 3 बॉन्ड बने हुए हैं कार्बन के, चौथा बॉन्ड क्या माना जाता है, हाइड्रोजन के साथ है। चौथा बॉन्ड क्या माना जाता है, हाइड्रोजन के साथ है। जब भी किसी सेंट्रल एटम के 4 बॉन्डेड एटम हो तो उसका स्टेरिक नंबर 4 आता है। स्टेरिक नंबर 4 पे हाइब्रिडाइजेशन क्या आता है, sp3। sp3 हाइब्रिडाइजेशन की जियोमेट्री कैसी होती है, टेट्राहेड्रल होती है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन की जियोमेट्री कैसी होती है, टेट्राहेड्रल होती है, जो कि आपके प्लेनर जियोमेट्री नहीं है, जो कि आपके प्लेनर जियोमेट्री नहीं है, आउट ऑफ प्लेन जाती है। 3 आपके सेम प्लेन में होते हैं, जबकि एक अपोजिट ऊपर अपवर्ड या डाउनवर्ड प्लेन में हो सकता है आपके टेट्राहेड्रल जियोमेट्री के अंदर, कुछ इस तरीके से। ओके, तो यहाँ पे ये जो Cl है ना, ये एक्चुअली एक Cl आपकी तरफ है स्क्रीन के बाहर और दूसरा Cl स्क्रीन के अंदर है। एक्चुअल जियोमेट्री इसको हम इस तरीके से भी शो कर सकते हैं बना करके। ये रिंग बनाई, इसको वेज बना करके शो करते हैं कि ये आपकी तरफ है और जो डैश वाला होता है वो स्क्रीन के अंदर की तरफ होता है। तो एक्चुअली में एक ऊपर की तरफ जा रहा है, एक नीचे की तरफ जा रहा है, और ये सेंटर से नहीं जा रहा है, ये इस पोजीशन से जा रहा है, ये नीचे वाली पोजीशन से जा रहा है। तो इनका डायपोल मोमेंट कैंसिल नहीं होगा कभी भी। ओके, समझ में आई ये बात। तो टेट्राहेड्रल मतलब कुल मिला के sp3 जहाँ पे भी आया वो आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा, फिर चाहे सेम मैग्नीट्यूड और अपोजिट डायरेक्शन ही क्यों ना हो, वो कैंसिल आउट नहीं होता है। अभी तक हम जितने भी देखते हैं वो सारे sp2 थे, तो उसकी वजह से वो प्लेनर जियोमेट्री थी, तो प्लेनर में हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन आउट ऑफ प्लेन जियोमेट्री में हम कैंसिल नहीं कर सकते। क्लियर, यानी कुल मिला के sp3 दिखे तो वहाँ पर कैंसिल आउट होने के चांस न के बराबर है। ओके, नेक्स्ट अगेन हमें नॉन पोलर कंपाउंड बताना है। ये हम पहले भी देख चुके हैं, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। देखिए ये sp2 है, देखा ध्यान से, sp2 3 एटम जुड़े हुए हैं इससे, एक Cl जुड़ा हुआ है, एक H जुड़ा हुआ है और एक ये C जुड़ा हुआ है। ठीक है, इस वाले से भी ये 3 जुड़े हुए हैं, तो sp2 है। प्लेनर होने की वजह से और अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से हमने कैंसिल आउट कर दिया। ओके, यहाँ लिख देते हैं sp2 ताकि आपको ध्यान रहे डिफरेंस। अगेन यहाँ पे भी ये कार्बन देखिए 3 ही एटम जुड़े हुए हैं, क्योंकि इसके 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए तो कोई हाइड्रोजन नहीं है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे भी कोई हाइड्रोजन नहीं है क्योंकि चारों बॉन्ड कंप्लीट हो गए इसके। तो ये भी कैसा है, sp2 है आपका, नीचे वाला भी कैसा है, sp2, और अपोजिट डायरेक्शन है, सेम मैग्नीट्यूड है, इसलिए कैंसिल आउट होगा कि नहीं होगा। ठीक है, ये कैंसिल आउट होगा या नहीं होगा। म्यू इसका क्या आएगा, नेट म्यू 0 आएगा। ठीक है, नेट म्यू क्या आएगा इसका, 0 आएगा। तो ये कैसा हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा आपके। ठीक है, इसका भी म्यू आपका 0 आया है तो ये भी क्या हो गया, नॉन पोलर हो गया। अब बात इसकी करें, ये अभी अभी देखा है हमने, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है क्योंकि इसके साथ एक H जुड़ा हुआ है, इसके साथ भी एक H जुड़ा हुआ है, ये sp3 है, तो उसकी वजह से ये कैंसिल आउट नहीं होंगे। भले ही ये अपोजिट डायरेक्शन दिख रही है, मैग्नीट्यूड सेम दिख रहा है, पर वो अपोजिट दिख रही है, जस्ट है नहीं। ठीक है, आउट ऑफ प्लेन जा रहा है sp3 होने की वजह से। तो यहाँ पर म्यू नेट जो होगा आपका नॉन जीरो आएगा। ठीक है, नॉन जीरो आएगा। ओके, तो ये आपका पोलर हो जाएगा। अब बात करते हैं इसकी। अगेन ये दिखेगा आपको sp2, ये भी दिखेगा sp2, ये ऊपर खींचेगा, ये नीचे की तरफ खींचेगा। ओके, तो आप इसको क्या कर देंगे, कैंसिल आउट करके इसका म्यू क्या कर देंगे, आप 0 कर देंगे, जो कि गलत है। ठीक है, ये आपका रोंग है। एक्चुअली यहाँ पे ओ को देखिए, ओ को देखिए ध्यान से, क्योंकि इसके साथ एटम जुड़ा हुआ है इसलिए हमें ओ का भी हाइब्रिडाइजेशन देखना होगा। यहाँ Cl के साथ और कोई एटम नहीं है इस कार्बन के अलावा। ठीक है, और कोई एटम नहीं है, यहाँ जस्ट लोन पेयर्स हैं फिर इसके पास, लेकिन यहाँ पर इसके पास एटम है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन भी हमें देखना होगा। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे जब हम, तो देखिए ध्यान से, ये OH, इसके पास 2 लोन पेयर और इससे जुड़ा हुआ ये रिंग वाला कार्बन। तो
तो देखिए 4 हो रहे हैं इसके पास, 2 लोन पेयर और 2 सिग्मा बॉन्ड, यानी 4 स्टेरिक नंबर। 4 स्टेरिक नंबर जब होता है तो क्या होता है, ये भी sp3 हो जाता है। तो O का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है इसमें, sp3। तो sp3 जैसे ही आता है फिर कैंसिल आउट नहीं होते हैं, ठीक है, फिर कैंसिल आउट नहीं होता है। तो यहाँ पर अगर देखें तो म्यू नेट आपका नॉन जीरो है, तो ये कैसा हो जाएगा, ये भी पोलर, यानी sp3 आया वो पोलर की गिनती में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं sp3 आते ही, यहाँ पे ऐसे केसेस के अंदर, क्लियर। और जब जब sp2 है और अपोजिट डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड है तो आप बेझिझक उसको कैंसिल आउट करके उसका म्यू नेट क्या कर दें, जीरो कर दें, ठीक है। तो इस तरीके से सोल्व करना है, अप्रोच यही रखनी है, पहले डायरेक्शन लगानी है हमेशा जो मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम है उसकी तरफ, फिर अगर कैंसिल आउट हो रहे हैं तो म्यू नेट जीरो कर देना है, कैंसिल आउट नहीं हो रहे हैं कुछ भी एंगल है तो उसका नॉन जीरो होगा डाइपोल मोमेंट। और एंगल वाइज कंपेयर करना है तो थीटा बढ़ेगा तो आपका डाइपोल मोमेंट कम हो जाएगा, ठीक है। एक अच्छा एग्जांपल देख लेते हैं इनमें से, विच इज़ मोर डाइपोल मोमेंट। तो इसमें अलग निकालना है और इसमें अलग निकालना है आपको, तो करिएगा इसको एक बार अटेम्प्ट, नहीं आए तो पूछिएगा, ठीक है। ये दोनों में अलग अलग निकालना है, मिक्स मत निकाल लेना, इन तीनों का अलग फिर इन चारों का अलग, ओके। सबसे ज़्यादा किसका होगा वो बताना है आपको। इनके स्ट्रक्चर्स आपको पता है, सभी एक ही जैसे होंगे H2 क्योंकि ये एक ही ग्रुप के हैं, ओके। इधर स्ट्रक्चर्स अलग अलग आएंगे तो आपको देखना है, एंगल वगैरह देख के करना उसको, ठीक। एक आपको जो खास एग्जांपल है इसका वो मैं आपको समझा देता हूँ, वो वाला पिछला वाला आपके लिए होमवर्क हो गया एक तरह से। विच हैज़ मोर डाइपोल मोमेंट, विच हैज़ मोर डाइपोल मोमेंट, इसमें आपको क्वेश्चंस में दिए जाएंगे CH3F, CH3Cl, CH3Br, CH3I, ठीक। अगेन देखिए हेलाइड्स आए हैं तो थोड़ा ध्यान रखें, इसमें डाइपोल मोमेंट अगर हम देखें यहाँ पे तो नेट डाइपोल मोमेंट किसका ज़्यादा दिखा रखा है, CH3Cl का दिखा रखा है, जबकि हमें लगता है कि F सबसे बढ़िया इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पर डेल माइनस सबसे अच्छा आएगा, ठीक है। और डाइपोल मोमेंट होता है आपका चार्ज इनटू डिस्टेंस, ये डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो चार्ज इस पर सबसे अच्छा डेंसिटी में रहेगा तो हमें लगता है ये वाला होना चाहिए, लेकिन आ कौन सा जाता है, ये वाला। अगेन क्यों, देखिए CH3Cl, Cl आपका बड़ा एटम है तो जो CH3 इस तरीके से है CH3, ठीक है, और ये जो Cl है इसकी बॉन्ड लेंथ थोड़ी ज़्यादा आती है, तो ये जो D वाला फैक्टर है ना ये बढ़ जाता है, ये इतना बढ़ जाता है कि इस पर क्यू भी आपके क्यू पे डोमिनेट कर जाता है, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ थोड़ी ज़्यादा होने की वजह से Q इंटू डी की वैल्यू हमें ज़्यादा मिलती है CH3Cl के केस में, तो उसकी वजह से ये सारा खेल होता है। तो अगेन फिर कह रहा हूँ हेलाइड्स जहाँ भी आए थोड़ा ध्यान रखें, ओके। तो ये था हमारा केमिकल बॉन्डिंग, अगला लेक्चर होगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के लिए, तो पूरा रिवीजन कर लें एक बार सारे कॉन्सेप्ट्स, फॉर्मूले, एग्जाम्पल्स, ठीक, ताकि हम वो क्वेश्चन करें तो आप भी साथ के साथ अटैम्प्ट कर पाओ, और उस लेक्चर के बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि कितने इजी क्वेश्चंस आते हैं और किस तरीके से सोल्व किए जाते हैं, अप्रोच कैसी रखनी चाहिए एग्ज़ाम में, वो सारा मैं आपको बताऊंगा आखिरी लेक्चर में, ओके। थैंक यू।